आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसने पूरे गुरुग्राम शहर को हिला के रख दिया। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के नेवाड़ा से आए हुए विक्रम से। विक्रम कुछ सालों पहले ही रोजगार के लिए गुरुग्राम आया था। एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई एक फैक्ट्री में उसे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम मिल गया था। उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे करके अब सेट हो रही थी, पैसे भी उसे अच्छे मिलने लगे थे। तो कुछ वक्त बाद ही वो अपने साथ अपनी पत्नी सोनी, उसकी 14 साल की बेटी और एक छोटे बेटे को लेकर गुरुग्राम में शिफ्ट हो गया। वो अभी किराए के फ्लैट में रहते थे, लेकिन विक्रम का सपना अपने लिए खुद का घर खरीदने का था। कुछ वक्त में ही उनकी पड़ोसियों से भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। इन्हीं पड़ोसियों में से एक का नाम था रविंद्र, जो गाड़ियां किराए पे देने का काम किया करता था। रविंद्र से रोजाना मिलना जुलना, बातें, हंसी मजाक, धीरे धीरे करके दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि रविंद्र घरेलू बन गया था। अब वो दिन के काफी समय अपना वक्त उन्हीं के घर में बिताता था। 26 जुलाई 2025 की सुबह किसी आम दिन की ही तरह शुरू हुई थी। विक्रम ने रोज की तरह तैयार होकर कहा कि रात तक लौट आएगा और ऑफिस के लिए निकल गया। सोनी ने भी उसका टिफिन पैक किया और उसे विदाई दी। बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सुबह उनके परिवार के लिए आखिरी नॉर्मल सुबह होने वाली है। अब शाम होती है, रात होती है, लेकिन विक्रम घर नहीं लौटता। पहले लगा शायद काम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सोनी की घबराहट बढ़ने लगी। उसने फोन लगाया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। माहौल में बहुत ज्यादा घबराहट थी। बातें पड़ोस तक भी पहुंच गई थी, जिसके चलते पड़ोसी भी मदद करने के लिए इकट्ठा होने लगे। सोनी घबराहट में अपने भतीजे राकेश को कॉल करके बोलती है, तुम्हारे चाचा अभी तक घर नहीं आए हैं, जरा देखो, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। राकेश फौरन काम पे जुट जाता है। वो फैक्ट्री में कई बार कॉल लगाता है, पर जब फैक्ट्री से कांटेक्ट होता है वहां से उसे पता चलता है कि विक्रम तो रात के 9 बजे ही घर निकल गया था। ये सुनकर सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। अगर 9 बजे निकल चुका था तो भला घर पहुंचा क्यों नहीं, इतनी देर आखिर उसे कहाँ हो गई। रात भर लोग आसपास ढूंढते रहे, गलियों में और सड़कों पे। उन्होंने पूरा मोहल्ला भी छान मारा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों में बेचैनी थी। सोनी भी बेचैन होकर पूरी रात जागती रही। सब आस लगाए बैठे रहे कि विक्रम का कुछ तो पता चलेगा, पर रात से सुबह हो गई लेकिन विक्रम की कोई खबर नहीं मिली। अब 27 और 28 जुलाई 2 दिन बीत गए थे, लेकिन विक्रम का कोई अता पता नहीं था। परिवार की उम्मीद टूटने लगी थी। तब जाकर सोनी पुलिस स्टेशन पहुंची और एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने रूटीन के हिसाब से इंक्वायरी शुरू की। कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, पड़ोसियों से पूछताछ हुई, फैक्ट्री के लोगों से भी पूछताछ करी गई। पर शुरुआती जांच में ये केस एक मिसिंग पर्सन का लग रहा था। जिसके साथ क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ, इसका किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस के लिए शुरुआत में ये केस बिल्कुल सीधा था। एक आदमी गायब है, परिवार परेशान है, रूटीन इंक्वायरी चल रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए कुछ चीजें रिकॉर्ड पर आने लगी, जो कहानी को एक नॉर्मल मिसिंग केस से एक अलग दिशा में ही ले जा रही थी। विक्रम के फोन रिकॉर्ड में एक अजीब सा पैटर्न दिखने लगा। आखिरी कॉल्स और मैसेजेस एक ही एरिया के आसपास घूम रहे थे, और सबसे ज्यादा कॉल्स उसने जिस नंबर पर किए थे वो किसी और का नहीं बल्कि उसके पड़ोसी रविंद्र का ही था। रविंद्र वही आदमी था जिसका विक्रम के घर आना जाना लगा रहता था। गाड़ी किराए पर देने का काम, हंसमुख स्वभाव और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था वो। पुलिस ने जब रविंद्र को इंक्वायरी के लिए बुलाया तो वो बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार कर रहा था। उसने कहा, विक्रम भाई से तो मैं काफ़ी दिन से नहीं मिला, हमारी बात भी आखिरी बार कब हुई थी मुझे याद ही नहीं है। लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड उसके सामने रखे गए तो उसके बयान में बदलाव आने लगे। कभी बोलता लास्ट कॉल 2 दिन पहले हुई थी और कभी कहता कई हफ्ते पहले बात हुई है। रविंद्र के व्यवहार से पुलिस को शक हुआ, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पुलिस इस बात के लिए कन्फर्म हो कि वही असली आरोपी है। तो पूछताछ पूरी करके पुलिस ने उसे वापस उसके घर भेज दिया। इसी बीच पुलिस ने सोनी से डिटेल में पूछताछ की। सवाल सीधे थे लेकिन जवाब गोलमोल आ रहे थे। अब पुलिस के शक के घेरे में रविंद्र और सोनी दोनों आ चुके थे, पर कुछ भी ठोस अभी भी नहीं था पुलिस के पास। तो उन्होंने अभी के लिए लापता हुए पति की पत्नी पे जोर डालना ठीक नहीं समझा और अपनी इन्वेस्टिगेशन दूसरी दिशा में आगे बढ़ा दी। अभी तक पुलिस के लिए सिर्फ विक्रम का मिसिंग केस नहीं रह गया था, बल्कि एक उलझी हुई पहेली बन चुका था। लेकिन एक बात साफ दिख रही थी, सबके बयान तो एक जैसे ही थे सिवाय रविंद्र और सोनी के। पुलिस ने दोनों के लव अफेयर वाले एंगल के बारे में सोचा, लेकिन कोई ठोस सबूत के अभाव में
पुलिस ने उनके कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स निकलवाए। इसी के साथ साथ पुलिस ने अपनी एक टीम को रविंद्र के मूवमेंट्स की ट्रैकिंग के लिए लगा दिया। उसकी गाड़ी के जीपीएस रिकॉर्ड्स, टोल एंट्रीज और फ्यूल रिसिप्ट्स चेक किए गए। एक जगह बार बार इन सारी लोकेशन पर रिपीट हो रही थी, शहर के बाहर वाले एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर ज़्यादा किसी का आना जाना नहीं होता था। उधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरे जोर से आगे बढ़ा रही थी। इधर विक्रम के परिवार में जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक चीज़ थी जो धीरे धीरे करके सबको चुभने सी लगी। विक्रम के गायब होने के बाद उसकी पत्नी सोनी का व्यवहार बहुत ज़्यादा अजीब सा था। ना ज़्यादा रोना, ना ज़्यादा घबराहट और ना ज़्यादा चिंता। उसके व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई भी इस बात को कह सके कि इसका पति लापता हुआ है। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी बात ही ना हुई हो। ये बात विक्रम के रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। भला कोई औरत जिसका पति इतने दिन से गायब हो, वो इतनी शांत कैसे रह सकती है। 3 दिन से पति गायब था और उसके चेहरे पे एक भी सिकन तक नहीं थी। भला कोई औरत जिसका पति इतने दिनों से गायब हो, इतनी शांत आखिर कैसे रह सकती है। परिवार का सारा शक सोनी के ऊपर गया। सबने सोनी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। सोनी पहले तो सवालों को टालती रही, पर जब पानी सर के ऊपर चला गया तो सोनी टूट गई। फिर वो एक दिन पूरे परिवार के सामने रो रो कर बोली, पड़ोस में रहने वाला रविंद्र विक्रम का अच्छा दोस्त था। उसके और हमारे घरेलू संबंध थे, जिनके चलते उसका हमारे घर में आना जाना भी लगा रहता था। एक दिन जब विक्रम और बच्चे घर पर नहीं थे, तब वो आया और मुझे अकेला पाकर उसने मेरा रेप कर दिया। उसने मेरे रेप की फिर वीडियो बना ली और मुझे धमकियां देने लगा कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो ये वीडियो वायरल कर देगा। इसीलिए मैं इतने दिन तक चुप रही, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नहीं चाहता था कि रविंद्र मेरी ज़िंदगी में रहे, इसीलिए उसने ज़रूर रविंद्र के साथ कुछ कर दिया होगा। ये सच जानकर पूरे परिवार के होश ही उड़ गए। उन्होंने पुलिस को फ़ौरन कांटेक्ट किया और जाकर थाने में सोनी ने पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बताया और पुलिस ने उसके स्टेटमेंट को दर्ज कर लिया। पुलिस को जिस ठोस सबूत की तलाश थी, अब पुलिस को वो मिल चुका था, तो पुलिस ने पूरी रफ्तार से 1 अगस्त को रविंद्र को कस्टडी में ले लिया। शुरू में वो सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने दबाव बढ़ाया और उसे ये भी बताया कि सोनी ने सब कुछ कबूल कर लिया है, तो वो टूट गया। रविंद्र फौरन बोला, हाँ, मैंने ही विक्रम को मारा है। रविंद्र ने पुलिस को बताया कि इस काम में वो अकेला नहीं था, उसके साथ ही मनीष और फरियादी भी उसी के साथ में थे। तीनों ने मिलकर विक्रम की हत्या की प्लानिंग की थी और 26 जुलाई को जब विक्रम ऑफिस से अपनी ड्यूटी खत्म करके घर के लिए निकला था, तब उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह में ले गए, जहां पर एक रस्सी से विक्रम ने उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद उसने अपने चाचा को कांटेक्ट किया, जिनको उसने पहले ही मना रखा था। उसने अपने चाचा को बताया था कि उसकी एक आदमी से दिक्कत चल रही है, तो वो उसको मार के उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनकी सोसाइटी के पीछे वाले सुनसान तबले का इस्तेमाल करना चाहता है। चाचा मान जाते हैं और विक्रम की हत्या के बाद वो उसकी लाश को वहीं ढीली हुई मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो आरोपी रविंद्र था। पुलिस को लगा कि अब तो केस सॉल्व हो गया है, पर तभी रविंद्र ने कुछ ऐसा बोल दिया जो सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। वो पुलिस को बताता है कि उसने हत्या करने के बाद सोनी को सबसे पहले कॉल लगाया था। इसी के साथ साथ रविंद्र ने उसे ये भी बताया कि वो पूरी वारदात की जानकारी सोनी को हत्या की रात लगातार दे रहा था। रविंद्र की ये बात साबित हो गई जब पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को चेक किया। अब पुलिस ने सोनी को अरेस्ट कर लिया और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। सोनी के पास झूठ बोलने की या भागने की अब कोई जगह नहीं बची थी, तो उसने पूरा सच कबूल कर लिया। फिर पुलिस को सब कुछ सच सच बताया। विक्रम के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद उस पर सारा दिन बहुत ज़्यादा वक्त बचा रहता था, जिसमें सोनी बोर होती रहती थी। विक्रम और उसके बीच में भी अब पहले वाली बात नहीं रह गई थी। दोनों के जब से बच्चे हो गए थे, तब से विक्रम अपने काम पर बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। उसका सपना था अपने परिवार के लिए खुद का घर खरीदने का, जिसके चलते वो जी तोड़ मेहनत करता था। शाम में भी वो जब वापस घर लौटता, तब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता था और फौरन सो जाता। वो सोनी को उतना वक्त नहीं दे रहा था जितना वो चाहती थी, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। ऐसे में रविंद्र की उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है। पहले तो रविंद्र विक्रम का दोस्त बनता है, फिर उनके घर में उसका आना जाना होने लगता है।
चीज़ें तो हल्के से ही शुरू होती हैं पर बहुत आगे बढ़ जाती हैं। पहले तो रविंद्र बस हालचाल वगैरह ही पूछा करता था और जब सोनी अकेली होती तो उससे बातचीत करके उसका टाइम पास करा देता था। लेकिन धीरे धीरे करके ये टाइम पास आगे बढ़ जाता है। रविंद्र को एहसास हो जाता है कि सोनी अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सोनी बहुत ही खूबसूरत थी, रविंद्र की पत्नी से लाखों गुना ज़्यादा। इसीलिए विक्रम या सोनी के बच्चे जब घर पर नहीं होते थे तब रविंद्र उसके घर आके उसकी भावनात्मक और शारीरिक ज़रूरतें पूरी करता था। सोनी और रविंद्र अक्सर अपनी अश्लील हरकतों की वीडियोस भी रिकॉर्ड करते थे और बाद में उन्हें देखकर एंजॉय किया करते थे। चीज़ें अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी और इन दोनों को पूरा यकीन हो गया था कि इनकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और ये सच कभी भी सामने नहीं आएगा। लेकिन ऐसे ही एक दिन रविंद्र और सोनी की बच्चियां साथ में खेल रही थीं। दोनों एक दूसरे के फ़ोनों को बदल बदल के देख रही थीं, एक दूसरे की तस्वीरें निकाल रही थीं। जिसमें सोनी 14 साल की बड़ी बेटी थी तो वो सब कुछ समझती थी और फ़ोन चलाना भी वो अच्छे से जानती थी। ऐसे ही खेल खेल में वो रविंद्र की बेटी से रविंद्र का फ़ोन ले लेती है और उसके उस फोल्डर में चली जाती है जहाँ रविंद्र की उसकी माँ के साथ अश्लील वीडियोस पड़ी होती हैं। वो अपनी माँ की सारी अश्लील वीडियोस देखकर सदमे में आ जाती है। हालांकि वो उन्हें डिलीट कर देती है पर सोनी और रविंद्र का राज अब राज नहीं रह जाता। सोनी की बेटी उससे कुछ भी नहीं बोलती है पर दोनों के रिश्ते में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। सोनी और रविंद्र दोनों को ये डर सताने लगा था कि अगर उसकी बेटी ने अपने पिता विक्रम को सब कुछ बता दिया तब आखिर क्या होगा। पूरे परिवार में, मोहल्ले में और सब जगह उनकी बदनामी हो जाएगी। लेकिन विक्रम का आखिर क्या रिएक्शन होगा, इस बात को तो भगवान ही जाने। इसी के साथ साथ दोनों बाप बेटी एक दूसरे के बहुत करीब भी थे तो बात के बाहर निकलने का खतरा और भी ज़्यादा था। सोनी और रविंद्र दोनों मिलकर विक्रम को रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं। दोनों क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे नाटक देखते हैं ताकि एक अच्छा प्लान बना सकें। एक ऐसा प्लान जहां दोनों का काम भी हो जाए और सच कभी सामने भी ना आए। दोनों कई महीने प्लानिंग में बिताते हैं और प्लान बना लेने के बाद 26 जुलाई 2025 का दिन चुनते हैं। रविंद्र अपने दो साथी मनीष और फरियादी के साथ मिलकर विक्रम को ऑफिस से लौटते वक्त किडनैप कर लेता है। फिर रविंद्र एक रस्सी की मदद से उसका गला घोंटता है और उसे अपने चाचा के तबले के पास वाली ढीली जमीन पर दफना देता है। पुलिस जब रविंद्र की बताई हुई जगह की खुदाई करती है तो उन्हें विक्रम की लाश और हत्या में इस्तेमाल हुई रस्सी दोनों वहीं मिल जाते हैं। पुलिस को सोनी से ये भी पता चलता है कि सोनी अपने राज को राज रखने के लिए अपनी 14 साल की बेटी को भी मारने का प्लान बना रही थी। विक्रम की मौत के बाद जैसे घर में हालात बने हुए थे, सोनी को डर लग रहा था कि उसकी बेटी कहीं उसका राज सबको ना बता दे। सोनी ने जो रेप की कहानी सुनाई थी वो भी उसकी एक सोची समझी साजिश थी। उसे लग रहा था रविंद्र उसका साथ देगा और अगर उसे जेल भी हो जाएगी तो भी कुछ महीनों बाद जब मामला पूरा ठंडा हो जाएगा वो बाहर आ जाएगा, फिर दोनों साथ साथ मिल के रहेंगे। लेकिन उसके प्लान के हिसाब से चीज़ें हो नहीं पाईं और रविंद्र ने उसका नाम पुलिस के सामने ले लिया। उन्होंने जनता को सावधान करने वाले नाटक देख देख कर प्लानिंग तो अच्छी बना ली थी पर एक चीज़ उनसे गलत हो गई थी। हत्या की रात रविंद्र ने विक्रम को गाड़ने के बाद सोनी को ही कॉल करके सबसे पहले बताया था और दोनों सारी रात कांटेक्ट में भी रहे थे। तो अगर ये बात खुद से सामने ना आती तो भी पुलिस उनकी इस हरकत का एक ना एक दिन पता लगा ही लेती, जैसा कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के हर एपिसोड में होता है। लेकिन सोनी और रविंद्र तो क्रिमिनल्स की प्लानिंग देखने में बिजी थे तो इसीलिए उन्होंने एपिसोड्स के आखिरी 5 मिनट नहीं देखे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, केस ऑफिशियली कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया। चार्जशीट में आईपीसी धारा 302 मर्डर के लिए, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और 201 सबूतों को मिटाने की कोशिश में पुलिस ने सबको दोषी पाया। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आखिरी फैसला आना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं बल्कि आप सबको सावधान करना है ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।